topic, I just want to know that what do you understand about market? Market क्या होता है? What is market? Everyone turn on your camera. Every student turn on your camera, and if you want to give answer, raise your hand. Anyone who want to tell me what is the meaning of market? What is market? Anyone? Good evening, ma'am. Good evening. Everyone turn on your camera. Every student. Yes, That was the examination. Okay. So मेरा क्वेश्चन था कि मार्केट क्या है? कितने लोग हैं जो घर में अपनी पेरेंट्स की हेल्प करते हैं, मार्केट जाकर के कुछ सामान परचेज करके लेकर आते हैं? पहले ये बताइए मुझे, हाउ मेनी ऑफ यू? यस मैम, मैं जाता हूँ। होम प्राइस ओके ओके। सो बेसिकली मार्केट जो है, वी कैन से दैट इट इज अ प्लेस, वो एक जगह है दैट कैन बी ऑफलाइन एंड दैट कैन बी द ऑनलाइन from which we are purchasing the product, right? Here the only a single market is a narrow concept जहां पर आपका ट्रांजैक्शन हो रहा है। क्या ट्रांजैक्शन हो रहा है? भाई मैं प्रोडक्ट को परचेज कर रही हूँ और उसके लिए मैं पैसा पे कर रही हूँ। तो वैल्यू यहाँ पर क्या हो रहा है? आपका एक्सचेंज हो रहा है। फॉर द प्रोडक्ट आई एम गिविंग द मनी, ठीक है? तो मार्केट कैन बी द फिजिकल और द ऑनलाइन प्लेस from where we are purchasing the item, and there are two parties which is required in the market. पहला होगा seller और दूसरा होगा buyer, ठीक है? तो मार्केट में क्या होता है? मार्केट में एक्सचेंज प्रोसेस होता है। मार्केट में क्या होता है? एक्सचेंज प्रोसेस होता है। तो मार्केट क्या है? सबको क्लियर हुआ? व्हाट इज मार्केट? मार्केट क्या है? सबको समझ आया? एवरीवन? Yes, ma'am. ठीक है। तो मार्केट क्या है? दैट इज अ फिजिकल प्लेस भी हो सकता है। जैसे कि मैं यहाँ से जाती हूँ बेली रोड मार्केट, वहां से भाई मैंने प्रोडक्ट परचेज किया जैसे वेजिटेबल्स, फ्रूट्स एंड ऑल, तो दैट इज अ फिजिकल प्लेस, दैट इज अ मार्केट वेयर देयर इज अ ट्रांजैक्शन इज डन। ट्रांजैक्शन क्या हो रहा है? मैं प्रोडक्ट खरीद रही हूँ और उस प्रोडक्ट के लिए मैं पेमेंट कर रही हूँ, ठीक है? अच्छा, एक क्वेश्चन है कि जो एक्सचेंज वैल्यू एक्सचेंज का मतलब क्या होता है, जो मैंने एक टर्म यूज किया। देखिए, अगर मैं मार्केट गई और मैंने ये बॉटल परचेज किया, तो इस बॉटल का क्या है? यूटिलिटी है। क्या है इस बॉटल का? यूटिलिटी है, यानी इसका यूटिलाइजेशन है कि जैसे इसमें मैंने वाटर फिल करके मुझे रेफ्रिजरेटर पे रखना है या फिर मुझे ऑफिस के लिए इसको ले जाना है। तो यहाँ पर जब कोई प्रोडक्ट की यूटिलिटी होती है, यूटिलिटी का मतलब है किसी का यूज है जिससे हमारा नीड सेटिस्फाई होता है, तो उसी के लिए हम पैसा पे करते हैं। अगर मैंने ये बॉटल लिया तो इसके लिए मैंने पेमेंट किया, बट क्या मैं इस कैप के लिए आई एम गोइंग टू पे द मनी? नो मैम। No, ma'am. नो, बिकॉज इसकी यूटिलिटी एज सच बहुत हाई नहीं है या फिर यूटिलिटी है ही नहीं, ये मेरे कुछ यूज का नहीं है। तो वैल्यू एक्सचेंज ट्रांजैक्शन का मतलब होता है जहां पर हम एक वैल्यू के लिए दूसरा वैल्यू एक्सचेंज करते हैं, यानी एक वैल्यूएबल प्रोडक्ट के लिए हम पेमेंट, पैसा पे करते हैं। पैसे की वैल्यू है कि नहीं? Yes, ma'am. ठीक, यस मैम। चलिए, तो आई गेस दिस कॉन्सेप्ट इज क्लियर दैट व्हाट इज वैल्यू एक्सचेंज। ये तो सबको समझ आया। वैल्यू एक्सचेंज ट्रांजैक्शन क्या है? मार्केट में क्या होता है? यही ट्रांजैक्शन प्लेस होता है, यही ट्रांजैक्शन होता है, एक फिजिकल प्लेस है। लेकिन जैसे ही हम मार्केट के बैक साइड में ING लगा देते हैं, वैसे ही इसका कॉन्सेप्ट ब्रॉड हो जाता है, नैरो से इट इज कन्वर्टेड टू द ब्रॉड। सो मार्केटिंग क्या है? इट इज अ प्रोसेस ऑफ promoting, selling, distributing products for the customer satisfaction or for the satisfying the need of the customer, ठीक है? देखो, आजकल एक हमेशा कॉन्सेप्ट याद रखना कि हमारे मार्केटिंग के जो फादर है मॉडर्न मार्केटिंग के, वो है फिलिप कोटलर। कौन है? फिलिप कोटलर जो है वो फादर है मार्केटिंग के, और वो एक लाइन बोलते हैं, और वो एक लाइन जो उन्होंने दिया है कि कस्टमर इज अ किंग ऑफ द मार्केट। इसीलिए आजकल जो भी प्रोडक्ट बनाया जाता है वो कस्टमर के नीड को देखते हुए बनाया जाता है। आ रही बात समझ में? यहाँ तक कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ सबको? मार्केट क्या है, वैल्यू ट्रांजैक्शन क्या है, क्लियर हो गई बात?
Yes, समझ ma'am. में आया? क्लियर? ओके। सेकेंड चीज कि मार्केटिंग प्रोसेस है। अब मार्केटिंग में सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना नहीं होता है, प्रोडक्ट को कैसा बनाए, कैसा डेवलप करे, जब प्रोडक्ट बने तो उसका प्राइस को कैसे सेट करें, ठीक है, उसके बाद उस प्रोडक्ट को कैसे कस्टमर तक डिस्ट्रीब्यूट करें और उस प्रोडक्ट को हम कैसे प्रमोट करें, ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट आपके मार्केटिंग में आते हैं। आई बात समझ में यहाँ तक? तो मार्केटिंग जो है इट इज अ प्रोसेस ऑफ सेलिंग, प्रोड्यूसिंग, डिस्ट्रीब्यूटिंग, promoting the product and satisfying the customer need. Clear? सबको समझ आया यहाँ तक? Yes, ma'am. Everyone? अच्छा, तो यहाँ तक सबको कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया? मार्केटिंग क्या है, मार्केट क्या है? अच्छा, एक टर्म आता है कस्टमर एंड कंज्यूमर। कैन एनीवन टेल मी दैट हु आर कस्टमर एंड हु आर कंज्यूमर? कैन एनीवन टेल मी कंज्यूमर कौन है, कस्टमर कौन है? तो मैं बता देती हूँ आपको। कस्टमर कोई भी हो सकते हैं, प्रोडक्ट जो भी खरीदेंगे कस्टमर होते हैं, मगर कंज्यूमर वो हम ही लोग हो सकते हैं मैम, एंड कंज्यूमर जो उस प्रोडक्ट को इस्तेमाल करे खुद के लिए। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड सत्यम, बिल्कुल सही बताया बच्चे ने कि कस्टमर जो होते हैं वो आपके कोई भी हो सकते हैं जो परचेज करे प्रोडक्ट को और परचेज करने के बाद यूज करे। तो दैट पर्सन कैन बी द कस्टमर, बट द कंज्यूमर जो है वो वही होंगे जो प्रोडक्ट को कंज्यूम करेंगे फाइनल। तो कस्टमर कैन बी द परचेजर एंड कंज्यूमर कैन बी द यूजर ऑफ द प्रोडक्ट, जो फाइनली आपके प्रोडक्ट को क्या करते हैं, यूज करते हैं। क्योंकि आज फर्स्ट क्लास है तो मैं कुछ टर्म्स आप लोगों को आज बता रही हूँ। अच्छा, अब एक और क्वेश्चन है कि क्या मुझे आप बता सकते हो कि प्रोडक्ट्स में आपके गुड्स और सर्विसेज दोनों आते हैं या नहीं? Yes, ma'am. आते हैं? Yes, ma'am. वेरी गुड। तो बेसिकली जो आपके प्रोडक्ट होते हैं उसमें गुड्स और सर्विसेज दोनों आते हैं। जैसे मैं रेस्टोरेंट में गई तो रेस्टोरेंट में मैंने मान लीजिए पिज्जा मंगाया, तो पिज्जा इज अ गुड, बट द सर्विस द वेटर इज प्रोवाइडिंग टू मी दैट इज अ सर्विस, ठीक है। तो सर्विस जो होता है वो इंटैंजिबल होता है, जिसको हम देख नहीं सकते हैं, लेकिन वी कैन एक्सपीरियंस दैट, उसको हम क्या कर सकते हैं, एक्सपीरियंस कर सकते हैं, ठीक है। एंड द गुड्स आर दोस which we are able to see, which we are able to touch. For example, this bottle, this mobile, mouse, laptop, computer, everything which we are able to see, that is good. And the product, जो भी आपका प्रोडक्ट जिसको हम देख नहीं सकते हैं, but we can experience it, and उस पर्टिकुलर इंटैंजिबल प्रोडक्ट की वैल्यू है, ऐसा नहीं कि उसकी वैल्यू नहीं है। जैसे अब मुझे बताओ, मैं कुछ क्वेश्चंस पूछती हूँ, टीचिंग सर्विस है या गुड्स है? सर्विस है मैम। वेरी गुड। अच्छा, मेडिकल ट्रीटमेंट इज सर्विस और गुड्स? सर्विस। सर्विस, ओके। सो रेस्टोरेंट में जो फूड हम ले रहे खा रहे हैं, दैट इज गुड्स और सर्विस? Goods, ma'am. Okay, okay. So laptop, it's a good, right? तो गुड जो होगा जिसको हम देखेंगे। अच्छा, ये मैंने टर्म क्यों यूज किया है, क्योंकि आगे चल के आपको बहुत बार प्रोडक्ट सुनने के लिए मिलेगा, तो कंफ्यूज मत होना, प्रोडक्ट्स में आपके गुड्स और सर्विसेज दोनों आते हैं, ठीक है। तो मार्केट क्या है, दैट इज क्लियर। मार्केटिंग क्या है, दैट इज क्लियर। कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस क्लियर हो गया है सबको? कस्टमर और कंज्यूमर में डिफरेंस, कस्टमर इज अ बायर, जो प्रोडक्ट को खरीदता है, परचेज करता है, बट वो उसको कंज्यूम करेगा या नहीं करेगा उसकी कोई गारंटी नहीं है। जैसे मेरे फादर मेरे लिए मान लीजिए टी शर्ट परचेज करके लेकर आए, तो माई फादर इज अ कस्टमर, बट इफ आई एम यूजिंग दैट टी शर्ट आई एम अ कंज्यूमर। दैट दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, ma'am. क्लियर हो गई बात, समझ में आ गया? कस्टमर कंज्यूमर मार्केटिंग में क्लियर हो गया। अब हम प्रोडक्ट्स की तरफ बढ़ते हैं, और ये एक्सचेंज ट्रांजैक्शन समझ में आया? वैल्यू एक्सचेंज ट्रांजैक्शन जो था मैंने बताया आप लोगों को, क्लियर हो गया? और बता दीजिए। हाँ, ठीक है।
तो जैसे आप मान लीजिए कि मार्केट अगर हम जाते हैं, ठीक है, मार्केट से अगर आपने खरीदना है मोबाइल फोन। अच्छा अभिषेक, आप मुझे बताओ मोबाइल फोन का कुछ यूटिलाइजेशन है या नहीं है? यूटिलाइजेशन का मतलब जिसको हम यूज कर सकते हैं, जिसकी कोई वैल्यू है यूटिलाइजेशन है। क्यों यूटिलाइजेशन है? क्योंकि ये मोबाइल फोन इज नॉट अ डिवाइस ओनली बट इट इज आर, मतलब ये अब हमारे लिए एक इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्ट है जिससे हम जूम में क्लासेस कर सकते हैं, पीडीएफ के थ्रू पढ़ाई कर सकते हैं, अपने फ्रेंड से चैट कर सकते हैं या किसी से कम्युनिकेट कर सकते हैं। ट्रू? तो इसमें क्या है, पैसा भी तो ट्रांजेक्शन, बिल्कुल पैसा भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं, मल्टीपल एप्लीकेशन को रन कर सकते हैं स्मार्टफोन से, है ना। तो यहाँ पर यही सेम टर्म जो मैं बता रही हूँ कि अगर आप मार्केट से कभी भी कुछ खरीदते हैं तो उसके बदले हम क्या पेमेंट करते हैं? पैसे पेमेंट करते हैं। तो पैसा वैल्यूएबल आइटम है और उस वैल्यूएबल आइटम के लिए हम क्या कर रहे हैं? वैल्यू को खरीद करके उस वैल्यूएबल आइटम को यूज कर रहे हैं, यानी पैसे को यूज कर रहे हैं कुछ यूटिलिटी के लिए, ठीक है। इसीलिए इसको कहते हैं वैल्यू एक्सचेंज ट्रांजैक्शन, मतलब वैल्यू एक्सचेंज हो रहा है। मतलब कि देखिए, जैसे कि आपने अगर मान लीजिए, एक मिनट, अगर आपने बुक खरीदा, बुक परचेज किया और इस बुक के लिए आपने 500 रुपीज पे किया, तो यहाँ पर आपका जो सेलर है वो सेलर है और यहाँ पर कौन है? यहाँ पर बायर है। तो सेलर जो है वो इस 500 रुपए के लिए ये बुक जो है, ये बुक को किसको ट्रांसफर कर रहा है? ये बायर जो है ये बुक इसको ट्रांसफर कर रहा है। तो दिस इज अ वैल्यू एक्सचेंज ट्रांजेक्शन। अब क्लियर हो गया अभिषेक? दिस पॉइंट इज क्लियर? क्लियर हो गया? ठीक है। जब हम प्रोडक्ट पढ़ेंगे तो यूटिलिटी के बारे में और अच्छे से समझेंगे। क्लियर है? चलिए, अब हम लोग कहाँ थे? गुड्स और सर्विसेज पे थे। तो गुड्स में हम लोगों ने, गुड्स और सर्विसेज यानी कि हम प्रोडक्ट में थे। तो चलिए मैं आपको थोड़ा सा पॉइंट बताती हूँ, देख लीजिए, सुनिए। अगर आप लोग को लिखना है तो आप लोग लिख सकते हैं, ठीक है। अदरवाइज मैं बुक में आप लोग को टिक भी करा दूंगी कि कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए, तो अब हम बात कर रहे थे गुड्स की और सर्विसेज की। तो जैसे यहाँ पर आपका गुड्स है, ये क्या होता है? ये टैंजिबल है, यानी कि इसको हम देख सकते हैं, विजिबल है। आपका जो सर्विस है ये क्या है? ये इनटैंजिबल है, इसको हम देख नहीं सकते हैं लेकिन इसकी वैल्यू होती है, ठीक है। गुड्स की भी वैल्यू होती है। अब गुड्स को क्या हम स्टोर कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं स्टोर? यस मैम, कर सकते हैं। गुड्स को हम स्टोर कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि कोई भी आपका कार का डीलर है, उसका 1 साल तक कोई कार सेल नहीं हुआ, तो आपको क्या लगता है वो कार खराब तो नहीं होगा? वो स्टोर किया जा सकता है, सही बात है। यानी कि कुछ सालों तक, कुछ महीने तक आप प्रोडक्ट को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, सही बात है। हाँ, प्रोडक्ट तो इसमें गुड्स टू गुड्स वैरी करता है। जैसे कुछ आपके वेजिटेबल्स और फ्रूट्स होते हैं जिसको आप लॉन्ग टर्म तक स्टोर नहीं कर सकते, बट स्टिल यू कैन स्टोर द गुड्स, राइट। बट द सर्विस कैन नॉट बी स्टोर। सर्विस को हम स्टोर नहीं कर सकते हैं क्योंकि सर्विस आपका पर्सनल पे डिपेंड करता है। यानी रेस्टोरेंट में जो मुझे सर्विस पर्सन दे रहा है, वो जो मैं उसे वेटर को बोल रही हूँ कि आप मुझे वाटर दीजिए, पानी दीजिए, वो एक पर्सन को मैं बोल रही हूँ और वो जो सर्विस देगा वो साइमल्टेनियसली देगा मुझे। यानी कि मैं वहां पर बेसिकली खा रही हूँ, वो मुझे उसी समय वहां पर सर्विस भी प्रोवाइड कर रहा है। अब मैं वेटर को नहीं कहूंगी कि मैंने अब खाना खा लिया है, जो तुम्हारी सर्विस है वो मुझे नेक्स्ट टाइम जब मैं रेस्टोरेंट में आऊंगी तब देना। आई कैन नॉट स्पीक लाइक दिस, राइट? ट्रू। सो सर्विस कैन नॉट बी स्टोर। सर्विस को हम स्टोर नहीं कर सकते फर्दर यूज के लिए, बट द प्रोडक्ट कैन बी स्टोर। आई बात समझ में? ये पॉइंट क्लियर हुआ सबको? यस मैम। यस मैम। क्लियर हो गया? अच्छा, अब एक और टर्म है, जो सर्विस प्रोवाइडर है, क्या हम उससे सर्विस को अलग कर सकते हैं? क्या ओनरशिप जो है वो सर्विस का ट्रांसफर होगा? यस और नो? यस मैम। ट्रांसफर हो जाएगा ओनरशिप ऑफ सर्विस। डॉक्टर के यहाँ इलाज कराने जाओगे तो क्या डॉक्टर की डिग्री अपने पास ले लोगे? नो मैम। नो मैम, वो तो नहीं। जैसे कि आप पढ़ा रही हैं मैम, तो वो भी एक सर्विस ना होगा मैम? हाँ, इट्स अ तो कोई सर्विस दूसरा आदमी पढ़ा देगा मैम?
नहीं, जो कॉन्सेप्ट है वो आप गलत समझे हो। मैं बताती हूँ यहाँ पर, इस बात को समझिए क्लियरली कि इफ आई एम टीचिंग, आई एम योर टीचर, आई एम गिविंग यू सर्विस, मैं आपको पढ़ा रही हूँ, लेकिन मेरे नॉलेज को आप 100% एक्वायर नहीं कर सकते। मेरे नॉलेज का ओनरशिप आपको नहीं मिल सकता है। आप मेरे से नॉलेज ट्रांसफर करा सकते हैं, बट मेरा नॉलेज खत्म नहीं हो रहा है। अगर मोबाइल फोन वाले के पास 5000 मोबाइल है और वो अगर 5 मोबाइल सेल करेगा तो 5000 से वो 5 मोबाइल माइनस हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 4995 हो जाएगा। लेकिन अगर मैं आपको पढ़ा रही हूँ तो मेरे पास से नॉलेज आपकी तरफ ट्रांसफर नहीं हो रहा है, ओनरशिप आपको मेरी नॉलेज और सर्विस का नहीं मिल रहा है। सही बात है? यस मैम। मिल जाएगा क्या? नहीं मिलेगा ना? यस मैम। सही बात है। यस लेकिन मैम। अगर सेम आप ये चीज देखिए कि अगर मैंने बॉटल ये परचेज किया तो ये बॉटल का ओनरशिप मुझे ट्रांसफर हो जाएगा। अगर मैंने इसके लिए 50 रुपीज पे कर दिया तो आई गेट दिस बॉटल एंड इस पे सिर्फ मेरा राइट रहेगा, यानी ओनरशिप जो है वो मुझे ट्रांसफर हो जाएगा। सही बात है? यस मैम। सही बात है? क्लियर है? मैम। तो ओनरशिप कैन बी ट्रांसफर्ड इन द केस ऑफ द गुड्स, ठीक है, but in case of the service, the ownership cannot be transferred to the person who is taking the service. Like I can take the benefit of the experience, मैं डॉक्टर के एक्सपीरियंस का बेनिफिट ले सकती हूँ कि मेरी इलाज अच्छे से हो जाएगी। आप लोग मुझसे बेनिफिट ले सकते हो कि आप लोग पढ़ अच्छे से लोगे, अच्छे मार्क्स ला सकते हो, बट यू कैन नॉट टेक द नॉलेज और इंफॉर्मेशन व्हाट आई हैव, राइट? सही बात है ना? यस मैम। क्लियर हो गया? ये पॉइंट सबको समझ में आ गया? यस मैम। दिस पॉइंट इज क्लियर? यस मैम। ठीक है, ओके। अब एक और चीज है, दैट इज वेरिएबिलिटी, ठीक है। वेरिएबिलिटी का मतलब क्या होता है कि आपका जो सर्विस है दैट कैन बी वैरी फ्रॉम टाइम टू टाइम। जैसे मान लीजिए कि मैं आज डोमिनोज गई, देखो तुम लोग को हो सकता है थोड़ा भूख लग जाए डोमिनोज पिज्जा और ये सब के नाम से, लेकिन स्टिल सुनिए, अगर मैं डोमिनोज गई और मैंने पिज्जा ऑर्डर किया, मैं वहां पर बैठी हूँ और वहां पर जो सर्विस है वो बहुत अच्छा मिल रहा है मुझे, तो मैं बहुत सेटिस्फाइड हूँ, मुझे बहुत खुशी हुई कि मुझे यहाँ पर सर्विस अच्छा मिला, तो हो सकता है मैं नेक्स्ट टाइम फिर विजिट करूँ डोमिनोज। लेकिन श्योरिटी नहीं है कि व्हाट सर्विस आई गॉट अर्लियर आई गेट द सेम टाइप ऑफ सर्विस, क्योंकि जो सर्विस होता है ना वो लोगों पर बहुत डिपेंड करता है, ह्यूमन पर बहुत डिपेंड करता है, ठीक है। गुड्स के लिए हमें ह्यूमन की रिक्वायरमेंट नहीं है, सिर्फ हमने पैसा पे किया, गुड्स हमें मिल गया, बट सर्विस जो है उसके लिए ह्यूमन पर बहुत ज्यादा हम डिपेंडेंट होते हैं। तो जो सर्विस होती है उसकी क्वालिटी जो होती है कई बार वो वैरी कर सकती है, बट जो स्टैंडर्ड गुड्स है उसकी क्वालिटी और ये सारी चीजें वैरी नहीं करेंगी, ठीक है। सो वेरिएबिलिटी इज अ वेरी हाई इन द केस ऑफ द सर्विस बिकॉज दैट इज टोटली डिपेंडेंट अपॉन द सर्विस प्रोवाइडर। क्लियर हो गया? समझ में आया सबको? अच्छा, मुझे एक बात बताओ, आप टू वर्क फॉर 9 to 6, 9 से 6 आपका समय होगा ही होगा इफ यू आर गोइंग टू वर्क इन द कॉर्पोरेट, बट यस इफ यू विल डू सम। सो अब हमने क्या क्या टॉपिक कंप्लीट किया, मार्केट क्या है, मार्केटिंग क्या है, उसके अलावा प्रोडक्ट में गुड्स और सर्विसेज क्या है, कंज्यूमर कौन होते हैं, कस्टमर्स कौन होते हैं, ठीक है। तो दीज पॉइंट्स आर क्लियर, और आपका एक्सचेंज प्रोसेस क्या है। अब हम करेंगे व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग, मार्केटिंग के क्या क्या इंपॉर्टेंस है, इसको कहीं पॉइंट बाय पॉइंट लिखते चलो सारे बच्चे, राइट अबाउट इट। व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग, व्हाट इज द इम्पोर्टेंस ऑफ मार्केटिंग। सेल करने के लिए मैम सब कुछ तो मार्केट में ही सेल करना है। वेरी गुड कृष्णा। तो सबसे पहला इसका जो इंपॉर्टेंस होगा दैट इज मार्केटिंग हेल्प्स इन ट्रांसफर, मार्केटिंग हेल्प्स इन ट्रांसफर, एक्सचेंज, मार्केटिंग हेल्प्स इन ट्रांसफर, एक्सचेंज फिर स्टार्टिंग से बोलिए मैम। भास्कर इज क्वाइट। Marketing is very helpful in marketing helps in transfer, exchange and movement of goods and movement of goods.
सो देखो, मैंने आप लोग को बताया था कि मार्केटिंग का मतलब सिर्फ प्रोडक्ट को सेल करना बिल्कुल भी नहीं है। आप प्रोडक्ट कैसा बनाएंगे, किसके लिए बनाएंगे और कहाँ सेल करेंगे, ये सारी के सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपके मार्केटिंग में आते हैं। तो जो सबसे पहला पॉइंट है वो ये बोल रहा है कि जो मार्केटिंग है वो बहुत ज्यादा हेल्पफुल है कि हम प्रोडक्ट जो है अपने प्रोडक्ट को ट्रांसफर कर पाए, गुड्स को ट्रांसफर कर पाए, एक्सचेंज कर पाए पैसे के लिए और गुड्स को मूव करें। ठीक है, कस्टमर तक प्रोडक्ट पहुंचने के लिए हमारे पास बहुत सारे इंटरमीडियरीज होते हैं। क्या कोई मुझे बता सकता है कि गुड्स कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है मार्केट में, प्रोडक्ट कैसे डिस्ट्रीब्यूट होता है मार्केट में? होलसेलर से, होलसेलर। वेरी गुड, वेरी गुड। सबसे पहले मैन्युफैक्चरर होते हैं, फिर होलसेलर होते हैं, रिटेलर होते हैं और फिर कंज्यूमर होते हैं। तो आपका जो मार्केटिंग है ये ट्रांसफर करने में, गुड्स को मूव करने के लिए बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। साथ साथ में होलसेलर, रिटेलर, इन सब के साथ कैसे डील करना है, कैसे प्रोडक्ट को ट्रांसफर करवाना है, इन सब चीजों, ये सारी चीजें प्रोसेस हो पा रही है बिकॉज ऑफ द मार्केटिंग, राइट? सो आई गेस दिस पॉइंट इज क्लियर कि मार्केटिंग जो है ये भी हेल्प करता है डिजाइन करने में प्रोडक्ट की, विच प्रोडक्ट इज एक्सेप्टेबल इन मार्केट, कौन सा प्रोडक्ट एक्सेप्ट किया जाएगा मार्केट में। ठीक है, तो मार्केटिंग डिजाइन भी वैसे किया जाता है, कंज्यूमर बिहेवियर पे रिसर्च भी मार्केटिंग के थ्रू होता है ताकि हम प्रोडक्ट को इजिली सेल कर पाए, प्रमोट कर पाए और लॉयल कस्टमर बिल्ड कर पाए। ठीक है, जो नेक्स्ट पॉइंट है लिखिए, मार्केटिंग इज हेल्पफुल, marketing is helpful in raising and maintaining, marketing is helpful in raising and maintaining the standard of living, the standard मैम of एक बार living. फिर से बोल दीजिए ना। हाँ, marketing is helpful in raising and maintaining the standard of living, the standard of living of the community, ठीक है, of the community. मैम स्टैंडर्ड के बाद standard of living of the community, standard of living of the community. ठीक है, तो मार्केटिंग से क्या हो रहा है, लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ रहा है। अच्छा, लिविंग स्टैंडर्ड का क्या मतलब होता है? देखो, our living standard is totally dependent on the basis of income. Our living standard is like that, right? For example, if the person is earning 50,000 rupees, अगर कोई 50,000 कमा रहा है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड बहुत ही नॉर्मल होगा, बहुत लग्जरियस आइटम वो परचेज नहीं करेगा, उसको फैमिली रन करना है तो उसका लिविंग स्टैंडर्ड नॉर्मल होगा। अगर मैं बात करूं आपके जिसकी सैलरी करोड़ में है, करोड़ में जो कमा रहे हैं, उनकी लिविंग स्टैंडर्ड हाई होगी या लो होगी? हाई होगी। हाई होगी। अच्छा, यहाँ पर मार्केटिंग कैसे लिविंग स्टैंडर्ड बढ़ाता है तो मैं बताती हूँ आपको। जैसे मार्केटिंग की वजह से आप लोग देख रहे हैं कि कंज्यूमर के पास बहुत सारे ऑप्शंस हैं। अगर आपको एक मोबाइल फोन भी खरीदना है तो यू हैव मल्टीपल कंपनीज एंड मल्टीपल ऑप्शन टू परचेज, राइट? तो मार्केट में आपका कंपटीशन बहुत ज्यादा हाई हो चुका है। कॉम्पिटिटर्स जो है वो नए नए प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं और इस कंपटीशन की वजह से वो लो कॉस्ट पर आपको बेटर क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कर रहे हैं। सही बात है, सही बात है। उसके अलावा आपके पास EMI का ऑप्शन है, आप इजीली मंथली इंस्टॉलमेंट के थ्रू प्रोडक्ट को परचेज कर सकते हो। प्राइसिंग सिस्टम उन्होंने बहुत इजी बना दिया है और प्राइसिंग हो गया, प्रोडक्ट डिजाइनिंग हो गया, ये सारी चीजें मार्केटिंग के थ्रू होती है ना? सो मार्केटिंग जो है वो आपकी लिविंग स्टैंडर्ड को इसीलिए इंक्रीज कर पा रहा है क्योंकि आप ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बना रहे हैं, लो कॉस्ट में प्रोडक्ट कंज्यूमर को प्रोवाइड कर रहे हैं, कंज्यूमर के पास ज्यादा से ज्यादा ऑप्शन है। इसी वजह से जो पर्सन कम भी इनकम कर रहा है या जिसके पास कम भी इनकम है वो भी इजिली थोड़ा एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को अफोर्ड कर सकता है। ठीक है, सो मार्केटिंग की वजह से ये एडिशन कर रहा है नॉर्मल लाइफ, लोगों के नॉर्मल लाइफ में कि वो इजिली एक्सपेंसिव प्रोडक्ट को भी परचेज कर पाए। So this is happening because of the marketing. Because of the marketing, the production is increasing, the options are increasing, and we are able to get a product of best quality at low price. Clear हो गई बात? समझ में आया? Yes, ma'am. This point is clear to everyone? Everyone? Yes, ma'am. Okay.
ओके चलिए नेक्स्ट वन इज हाँ एक और भी चीज है कि जो गुड्स हो रहा है ना वो आपको बहुत इजीली भी अब मिल रहा है क्योंकि अब मार्केटिंग में आपका ई कॉमर्स भी ऐड हो गया है, ठीक है। सो कहीं ना कहीं इट्स मेकिंग द लाइफ इजी फॉर द पीपल एंड द सप्लाइंग ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज इज वेरी इजी, ठीक है। और मार्केटिंग से एक और चीज भी हो रहा है, ये तो एक कॉन्सेप्ट हो ही गया, एक और चीज हो रहा है कि बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग द मार्केटिंग सिनेरियो द रिटेलर्स जो है आपके जो शॉपकीपर्स रिटेलर ब्रांडेड कंपनीज जो है वो इंक्रीज हो रही हैं और उनके इंक्रीज होने से नए नए रिटेल आउटलेट आपको मार्केट में दिख रहे हैं। जितने रिटेल नए आउटलेट आ रहे हैं उतनी ज्यादा एम्प्लॉयमेंट इंक्रीज हो रही है, सही बात है या नहीं? सही बात है। Yes, ma'am. Yes, ma'am. In the two ways. First of all, they are providing the choice because of the production and demand is increasing. And the second option is that because of the increasing in the marketing scenario and because of the increasing the number of the branded companies and the retails, it is going to give the employment to so many people. So because if your employment जो है वो आपकी अच्छी हो जाएगी, आपको जॉब मिलेगा, तो आप अपने लिए प्रोडक्ट्स को परचेज भी कर सकते हैं, आप प्रायोरिटी भी बना सकते हैं। अगर आप अर्न नहीं करेंगे तो आप हो सकता है अपने पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है, आज सब बच्चे पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है। अगर आप कल अर्न करोगे तो आप अपने हिसाब से अपनी जरूरतों के अनुसार आप प्रोडक्ट को परचेज करोगे, है ना। तो समहाउ इट इज रेजिंग द लिविंग स्टैंडर्ड ऑफ द पीपल। किसी घर में अगर 2 पर्सन है और दोनों कमा रहे हैं तो दैट इज गोइंग टू रेज देयर लिविंग स्टैंडर्ड, राइट। So the same thing this point is saying. Clear हो गई बात? समझ में आया सबको? Yes, Yes, ma'am. Yes, Okay. ma'am. Yes, ma'am. Let's move toward the next point, that is marketing creates employment. और मैंने ये point आपको पहले elaborate कर दिया है। Marketing creates employment. This point is clear to everyone? Clear है? अच्छा, आप लोग के घर में क्या नेटवर्क प्रॉब्लम है क्या? So the third point which I already said that marketing की वजह से आपका क्या हो रहा है, employment increase हो रहा है, ठीक है। marketing ऐसा function है जिसमें buying, selling, promoting, branding, retailing हर चीज आता है ना, तो इसी वजह से आपकी employment भी increase हो रहे हैं। अच्छा मैं पटना का एग्जाम्पल लेती हूँ, तुम लोगों ने बेली रोड कितने लोग गए हो या कितने लोग पटना से हो, पहले ये बताओ मुझे। How many of you are from Patna? Ma'am, हम भी मैम। Hand raise कीजिए। Okay. So basically you all are from Patna, right? Okay. So बेली रोड गए होगे आप लोग? Yes, ma'am. हाँ, तो बेली रोड में आप लोगों ने नोटिस किया होगा कि अभी पैंटालून्स ओपन हो गया है, वेस्ट साइड ओपन हो गया है, हुआ है ना? Yes, ma'am. Yes, Yes, ma'am. ma'am. तो वेस्ट साइड पैंटालून से बारबेक्यू नेशन ओपन हो गया है आपके, है ना? Yes, ma'am. राजा जितने, हाँ बिल्कुल, जितने ज्यादा इस तरीके के स्टोर ओपन हो रहे हैं, जितनी ज्यादा कंपनीज एक्सपैंड हो रही हैं, जितना ज्यादा मार्केटिंग हो रहा है, उतना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट ऑप्शंस भी क्या हो रहे हैं, इंक्रीज हो रहे हैं। सही बात है? क्लियर है? सही है? Yes, ma'am. तो इसी वजह से नए नए जॉब का ऑप्शन भी देखिए पटना में भी क्रिएट हो रहा है, तो सोचो ऑल ओवर वर्ल्ड में कितना ज्यादा एम्प्लॉयमेंट क्रिएट हो रहा होगा। तो दिस इज द बेसिकली द पॉइंट दैट मार्केटिंग की वजह से हमें एम्प्लॉयमेंट का ऑप्शन मिल रहा है। और मैं तुम लोग को एक बात बताती हूँ, जितना ज्यादा सेल्स में अभी जॉब है उतना ज्यादा आपको बहुत सारे सेक्टर में नहीं मिलेगा। देयर आर सेल्स में देखा आप लोगों ने कितना ज्यादा जॉब है ना। तो आपको मैं बता दूं कि इंडिया का लगभग 25% से ज्यादा लोग सेल्स जॉब में इन्वॉल्व है ना। तो आप समझ सकते हैं कि मार्केटिंग की वजह से कितना ज्यादा जॉब के ऑप्शंस मिल रहे हैं। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिखिए marketing as a source of income and revenue. I guess this point is even clear to all of you. Marketing as a source of income and revenue. Marketing as a source of income and revenue. ठीक है, ठीक है, लिख लिया आप लोगों ने ये पॉइंट। सो आपका जो मार्केटिंग फंक्शन है ये बेसिकली जनरेट करता है रेवेन्यू। ये क्या कर रहा है, रेवेन्यू जनरेट कर रहा है, ठीक है। और कहीं ना कहीं इससे रेवेन्यू से क्या हो रहा है, इट इज गोइंग टू इनकम एंड रेवेन्यू का मतलब क्या हुआ कि आप पैसा कमा पा रहे, आपका इनकम का ये सोर्स बन गया है, कौन, मार्केटिंग, ठीक है। So the performance of marketing function, it is important because through this the income can be generated, ठीक है। इनकम से आपका क्या हो रहा है, एक तरीके से आपका प्रॉफिट आ रहा है, प्रॉफिट आप अर्न कर पा रहे हैं, ठीक है। तो
दिस इज बिकॉज मार्केटिंग जो है इंपॉर्टेंट है, बिकॉज मार्केटिंग के थ्रू अगर मैं ये बॉटल सेल भी कर रही हूँ तो इस बॉटल के थ्रू आई एम बेसिकली जनरेटिंग द इनकम फॉर माई कंपनी, राइट? So because of the marketing, the money is generated or the income I'll receive. क्लियर हो गई बात? समझ में आया सबको? पैसा जनरेट कैसे होगा? क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू मैं प्रोडक्ट को प्रमोट करूंगी, मेरा सेल्स इंक्रीज होगा, मेरा सेल्स अगर इंक्रीज होगा तो मेरे पास प्रॉफिट ज्यादा मैं अर्न करूंगी, मेरे पास रेवेन्यू और प्रॉफिट में अंतर होता है, याद रखिएगा। रेवेन्यू का मतलब होता है द अमाउंट विच वी गेट आफ्टर सेलिंग द प्रोडक्ट, ठीक है? जैसे इस बॉटल को अगर मुझे बनाने में इसका खर्च आया है मान लीजिए 50 रुपीज, ठीक है? 50 रुपीज मैंने बनाया है, मतलब 50 रुपीज मत मानो इसको, सेलिंग प्राइस इसका 50 रुपीज मानो। तो जो 50 रुपीज अगर मैंने 10 बॉटल सेल करके इनकम जो हुआ, ग्रॉस इनकम हमारा वही होता है जो रेवेन्यू हुआ, ये 50 इंटू 10 500, ठीक है? सो 500 रुपीज इज माई रेवेन्यू एंड इनकम क्या होगा, जो मेरा कॉस्ट उसमें से माइनस हो जाएगा। यानी कि अगर मुझे इस बॉटल को बनाने में 40 रुपीज, 40 इंटू 10 400 रुपीज मेरा कॉस्ट था और जो 100 रुपीज मैंने कमाया उसको हम कहेंगे प्रॉफिट। तो हमारा रेवेन्यू अगर इंक्रीज होगा तो ऑटोमेटिकली हमारा प्रॉफिट इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा? इंक्रीज होगा मैम। इंक्रीज होगा। सो द सेम थिंग इज हियर, राइट? तो आपका जो है, आपका मार्केटिंग की वजह से प्रॉफिट और रेवेन्यू जो है हमारा क्या हो रहा है, वो इंक्रीज हो रहा है। दिस पॉइंट इज क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? ओके, Yes, ma'am. next one is marketing acts as a source of new ideas. Marketing acts as a source of new ideas. Source of new ideas. Source of new ideas. ठीक है? देखो, मार्केटिंग ना डायनेमिक कॉन्सेप्ट है। अच्छा, डायनेमिक का मतलब समझते हो क्या होता है? डायनेमिक का मतलब होता है जो बदलता रहता है। क्या होता रहता है? जो बदलता रहता है, ठीक है? जैसे तुम लोग का दिमाग, मूड है ना, डायनेमिक है ना, बदलता रहता है या नहीं रहता है? बदलता यस Yes, यस मैम। हाँ, तो बिल्कुल सेम यहाँ सिचुएशन है कि जो मार्केटिंग है वो डायनेमिक कॉन्सेप्ट है, वो बदलता रहता है। हमें मार्केट में कंज्यूमर के हिसाब से अपनी मार्केटिंग स्ट्रैटेजी को बनाना पड़ता है। जैसे कि आजकल क्या है ना कि लोग इंस्टाग्राम और फेसबुक बहुत ज्यादा यूज करते हैं, तो आजकल जितनी भी कंपनीज नई आती हैं वो सारे के सारा प्रमोशन का इंस्टा पे और फेसबुक पे करती हैं। कई बार यूट्यूब को भी वो यूज करती हैं, सही बात है ना? तो मार्केटिंग जो कॉन्सेप्ट है, जो स्ट्रैटेजी है, वो डायनेमिक है और वो बदलता रहता है। अब एक बात है कि हम टाइम टू टाइम हमें इसे चेंज करना भी चाहिए, क्योंकि मार्केट में नया नया ट्रेंड और लेटेस्ट चीजें आती रहती हैं। सही बात है, जैसे इंस्टा आया, फेसबुक का ट्रेंड आ गया, तो मार्केटिंग का पूरा चेंज हो गया पैटर्न। पहले जहाँ न्यूज़पेपर पे और टीवी पे बहुत ज्यादा रिलाई करते थे एडवर्टीजमेंट के लिए, आजकल हम सोशल मीडिया यूज करते हैं। सही बात है? तो ये जो चेंजेस है प्रोडक्शन में, डिस्ट्रीब्यूशन में, प्रमोशन में, ये सब चीजें क्यों होती है? क्योंकि हमें कंज्यूमर के ऊपर फोकस करना होता है। कंज्यूमर के टेस्ट के हिसाब से, प्रेफरेंस के हिसाब से हम चीजों को करते हैं। आज भी जो आपको मैं बता दूं कि 70% प्रमोशन का काम सोशल मीडिया इसलिए होता है क्योंकि इंडिया में जो यूथ है, यूथ मतलब कि जो जॉब वर्किंग है या फिर जो कॉलेज गोइंग स्टूडेंट्स हैं, वो ज्यादातर टाइम अपना लैपटॉप पे और मोबाइल पर ही निकालते हैं। तुम लोग को पता है, अभी हाल फिलहाल में एक सर्वे हुआ था जिसमें से 80% टाइम जो है वो लोग यहाँ पर स्पेंड करते हैं। तो भाई मार्केट में कंपनीज को तो पता लग गया कि अगर मैंने टीवी पे एडवर्टीजमेंट दिया, चलना तो है नहीं, तो वो स्टार्ट कर दिया उन्होंने किसको यूज करना, फेसबुक को और इंस्टाग्राम को यूज करना। और ये इसीलिए हुआ क्योंकि कस्टमर का टेस्ट और प्रेफरेंस जो था वो चेंज हो गया। तो यही चीज बोला गया है कि मार्केटिंग के थ्रू ही हमें नए आइडियाज जो हैं वो मिलेंगे। सोर्स है नए आइडियाज का, क्योंकि हम मार्केट को इवेल्युएट करते रहते हैं, मार्केटिंग स्ट्रैटेजी चेंज करते रहते हैं, और वो जो चेंजेस होता है वो कस्टमर के प्रेफरेंसेस के हिसाब से होता है, उनके डिमांड के हिसाब से होता है। ठीक है? और ये एनालाइज हम कैसे कर सकते हैं? व्हेन वी आर इंडल्ज इन द मार्केटिंग सिनेरियो। आई बात समझ में कि मार्केटिंग के थ्रू हम क्या कर सकते हैं? हम नए आइडियाज को जनरेट कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि ये मास्क जो है वो मार्केट में अगर सेल नहीं हो रहा है, तो हम इसके लिए कोई कॉन्सेप्ट, कोई मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बना सकते हैं। क्या मार्केटिंग स्ट्रैटेजी बनाएंगे? वी विल स्टार्ट सेलिंग द प्रोडक्ट
वाया यूजिंग द ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म, या तो ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म के थ्रू सेल करना शुरू करेंगे, या तो फिर मेडिसिन के जो स्टोर है वहां पर इसको लो कॉस्ट पे प्रोवाइड करना शुरू करेंगे। आई बात समझ में? क्लियर हो गई बात? यहाँ तक समझ में आया? तो मार्केटिंग के हमें नए आइडियाज आते हैं कि हम किस तरीके से कुछ नया प्रोडक्ट जो है वो मार्केट में अपने कंज्यूमर्स को प्रोवाइड करें, और कौन सा ऐसा प्रोडक्ट है या जो हमें उसको रिमूव करना चाहिए, और कौन से नए प्रोडक्ट को हमें मार्केट में लॉन्च करना चाहिए, वो हम मार्केटिंग के थ्रू ही एनालाइज कर सकते हैं। दिस पॉइंट इज क्लियर टू एवरीवन? समझ में आया सबको? ओके। अब एक तो टर्म अपने आप, जब इतनी कहानी हो गई तो वो पॉइंट तो अपने आप ही है कि मार्केटिंग इज हेल्पफुल इन डेवलपिंग द इकोनॉमी। वो फाइनली किस चीज में हेल्पफुल है? आपकी इकोनॉमी में, इकोनॉमी को डेवलप करने में। अच्छा, मुझे कोई बता सकता है कि ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट क्या होता है? प्रति व्यक्ति आय। हाँ? मैम टोटल पॉपुलेशन पे जितना, टोटल पॉपुलेशन पर हर ये पर पर्सन कितना इनकम है उसको जीडीपी के बोल सकते हैं। उसको ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स कहते हैं। ठीक है। अच्छा, मैं आपको बताती हूँ क्या होता है। वैल्यू एंड एडेड टोटल गुड और सर्विसेज का होता है उसका में। बेसिकली देखो, ठीक है, गुड। मैं आप लोगों को बताना चाहूंगी कि जो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट होता है, इसका मतलब होता है कि इंडिया में अगर हम जीडीपी इंडिया का ले तो यहाँ पर कितना प्रोडक्शन हो रहा है, कितना कंजप्शन हो रहा है और कितना सेविंग हो रहा है। ठीक है। यानी कि यहाँ पर जितना ज्यादा इंडिया में प्रोडक्शन होगा उतना ज्यादा कंजप्शन होगा, और जितना ज्यादा कंजप्शन है उतना ज्यादा इकोनॉमी में इनकम जो है वो फ्लो करेगा। ठीक है। तो हमारा जीडीपी क्या होगा? हमारा जीडीपी हाई हो जाएगा। ठीक है। तो इंडिया की जो इकोनॉमी है, किसी भी कंट्री की जो इकोनॉमी है, वो हमारी जीडीपी पे डिपेंडेंट होती है। किस पे डिपेंडेंट होती है? जीडीपी पे। तुम लोगों ने देखा होगा कि कोविड के टाइम पे बहुत सारे कंट्री की जीडीपी का सिचुएशन बहुत ही वर्स्ट था। सही बात है? सही बात है। बहुत सारे कंट्री में जीडीपी माइनस में भी चला गया था। उसका रीजन क्या है? क्यों चला गया माइनस में? बिकॉज ऑफ द लैक ऑफ ट्रांजेक्शन एंड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सेलिंग एंड परचेसिंग ट्रांजेक्शन इन द मार्केट, लैक ऑफ प्रोडक्शन। सिर्फ नेसेसरी आइटम का प्रोडक्शन हो रहा था, उसके अलावा जो प्रोडक्ट थे वो सेल भी नहीं हो रहे थे। आपकी ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज बहुत ज्यादा बोल सकते हैं वो डाउन हो गई थी, उस बहुत ज्यादा लॉस में थी, है ना? तो ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट का मतलब होता है जो हमारे इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग करने का सबसे, जो उसको मेजर करने का जो तरीका है, दैट इज ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट इंडेक्स। एंड जो जीडीपी में मार्केटिंग का कंट्रीब्यूशन इसीलिए है क्योंकि मार्केटिंग के थ्रू प्रोडक्शन भी हाई होगा। जब प्रोडक्शन हाई है, लो कॉस्ट में प्रोडक्शन हो रहा है, तो कंजप्शन भी हाई है। कंजप्शन जब हाई है तो आपका ओवरऑल प्रोडक्ट का डिमांड हाई है मार्केट में। ठीक है। तो मार्केटिंग के थ्रू हमारा जो इकोनॉमी है वो ज्यादा से ज्यादा क्या बनेगा? स्ट्रॉन्ग बनेगा। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? यस पॉइंट समझ में आया सबको? क्लियर हो गई बात? समझ में आया? ओके। सो दीज आर द इम्पोर्टेंस ऑफ द मार्केटिंग। ये सारे क्या है? इम्पोर्टेंस है मार्केटिंग के। अच्छा, तुम लोगों ने कभी सोचा है कि मार्केट का इवोल्यूशन कहाँ से हुआ है? मार्केटिंग आया कहाँ से? और तुम्हें क्या लगता है कि पहले क्या कस्टमर्स के ऊपर इतना ज्यादा फोकस किया जाता था मार्केट में कि हम जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो कस्टमर के हिसाब से बनाएंगे? नहीं, नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मार्केट का जो इवोल्यूशन है, अगर मैं बताऊं तो आपका 19th सेंचुरी से पहले से ही मार्केट में आपका मार्केटिंग सिनेरियो आ चुका था। आपका ये प्रोडक्ट को सेल करने का सिनेरियो आ चुका था। अगर क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज मार्केटिंग ओरिएंटेशन, व्हाट इज हाउ द मार्केटिंग कॉन्सेप्ट इवोल्यूटेड, तो ये सारे चीजों में आपका आंसर सेम होगा। तो मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट जो है वो लगभग कितने हैं? 5 मार्केटिंग कॉन्सेप्ट है। किसी ने कोई बताएगा मुझे कौन कौन है मार्केटिंग कॉन्सेप्ट? Anyone? Raise your hand. Ma'am, production. Very good. Selling. Sonali, whenever you are speaking, whenever you are giving answer, please turn on your camera. It will be better for us as well because I just want to see. Because I just want to see the student who is giving the answer. It will be good for me as well to know about that student. चलिए बताइए, सोनाली बताइए।
मैम बताओ। प्रोडक्शन, सेलिंग, प्रोडक्शन, सेलिंग, प्रोडक्ट, मार्केटिंग एंड सोशल मार्केटिंग, ठीक है, सोसाइटल मार्केटिंग। और अभी एक नया कॉन्सेप्ट आया है, दैट इज हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, ठीक है, हॉलिस्टिक मार्केटिंग कॉन्सेप्ट। थोड़ा सा बढ़े उसके तरफ, मार्केटिंग की तरफ बढ़े थोड़ा सा। ये एक तरीके से आप सोचिए कि आप लोगों को जो मैं आज क्लास ले रही हूँ, ये सिर्फ आपके एक्स्ट्रा नॉलेज के लिए कि मार्केट क्या है, मार्केटिंग क्या है, ये सब थोड़ी बहुत चीजें आपको पता चल जाएंगी। देन विल स्टार्ट करवा रही थी। देखिए, मार्केटिंग कॉन्सेप्ट, मार्केटिंग इवोल्यूशन, मार्केटिंग ओरिएंटेशन, मार्केटिंग अप्रोचेज, इन सब में आंसर सेम होगा, ठीक है। तो चलिए हम देखते हैं 5 जो मार्केटिंग ओरिएंटेशन है उसके बारे में। तो सबसे पहला आपका आता है प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। आई एम जस्ट शेयरिंग द स्क्रीन, यू ऑल आर एबल टू सी दोस आंसर इन दैट। वेट फॉर अ सेकंड। Okay, so first concept is production concept. First concept was production concept. ठीक है। अच्छा, इस नाम से क्या लग रहा है, ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट मार्केटिंग के बारे में क्या बोलेगा, क्या बताता होगा, बताइए। डिमांड। देखिए, मैं बताती हूँ आप लोगों को कि जो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट है, ये जो कॉन्सेप्ट था, ये सिर्फ फोकस करता था प्रोडक्शन पे। ये 1900 सेंचुरी से 1920 सेंचुरी तक ये कॉन्सेप्ट रहा है कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या होता था, जो कंपनीज थी वो ऐसा एज्यूम करती थी, ऐसा मानती थी कि अगर हम प्रोडक्ट को लो कॉस्ट पर और वाइडली डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो हमारा प्रोडक्ट इजीली सेल हो जाएगा। कस्टमर को क्या चाहिए, उनकी क्या रिक्वायरमेंट है, वो कौन से प्रॉब्लम को फेस कर रहे हैं, उनसे उन्हें कोई भी मतलब नहीं था उन कंपनीज को, राइट। 1900 सेंचुरी, 1900 से 1920 तक के अराउंड ये आपका कॉन्सेप्ट जो था ये चला है। और ये कॉन्सेप्ट में क्या था कि आपका जो प्रोडक्ट, जो भी आप प्रोडक्ट बनाते थे, जो भी कंपनीज प्रोडक्ट बनाती थी, दे वर नॉट फोकसिंग ऑन द डिमांड ऑफ द कस्टमर, but on what they are focusing only on the production process। कि अगर मैं ये जो बॉटल बना रही हूँ तो इस बॉटल को मार्केट में सेल करना है बस, ठीक है। ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट बनाओ, लो कॉस्ट में प्रोडक्ट को सेल करो, कंज्यूमर प्रोडक्ट खरीद लेंगे। ये पहला कॉन्सेप्ट था आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। आई बात समझ में कि प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में क्या सिचुएशन था? मैम उस टाइम कंपटीशन भी बहुत कम थी ना मैम, ये बहुत ज्यादा कम, हाँ बिल्कुल, कंपटीशन भी नहीं था। आपके जो कंपनीज थी वो इतना ज्यादा कंज्यूमर डिमांड को वैल्यू भी नहीं करती थी, और कंपटीशन नहीं होने की वजह से आपके पास अवेलेबिलिटी ऑफ प्रोडक्ट्स कम थे, तो कंज्यूमर के पास कोई ऑप्शन नहीं था, बल्कि वो उसी कंपनी के प्रोडक्ट को खरीद पाते थे। जैसे मैं तुम लोग को बताती हूँ कि बिकॉज मेरी तो बर्थ जो है 90s की है, तो उस समय मुझे याद है कि उस समय लाल दंत मंजन बहुत ज्यादा मिलता था, एक व्हाइट कलर का कोलगेट पाउडर मिलता था, याद है तुम लोगों को? यस मैम। कोई वेराइटीज नहीं होती थी। ऐसे ये प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का एग्जांपल नहीं है, बस मैं तुम लोग को बता रही हूँ कि 90s के टाइम पे भी ये सिचुएशन था कि जहां पर आपके पास ऑप्शंस बहुत कम रहते थे, है ना। तो ये तो बहुत ही पुराना कॉन्सेप्ट है, और यहाँ पर सिर्फ प्रोडक्शन पे फोकस किया जाता था कि ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन करो और उसको अवेलेबल कराओ ताकि कंज्यूमर उसको खरीद पाए। मतलब अवेलेबिलिटी फोकस था, प्रोडक्शन प्रोसेस पे फोकस था, और लो कॉस्ट पे फोकस था, यानी जो भी प्रोडक्ट बनाएंगे वो सस्ता बनाएंगे और उसको बेचेंगे। आई बात समझ में? ये पॉइंट क्लियर हुआ? तो दिस इज अ वेरी फर्स्ट कॉन्सेप्ट जिसको हम कहते हैं प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का एडवांटेजेस क्या था कि अगर हम बहुत ज्यादा प्रोडक्शन करेंगे किसी भी प्रोडक्ट का। अच्छा, तुम लोग में से कितने लोग इकोनॉमिक्स थोड़ा बहुत जानते हो? हाउ मेनी ऑफ यू नोज इकोनॉमिक्स? जानते हो थोड़ा बहुत? तो क्योंकि मैं एक टर्म यूज करने वाली हूँ, इकोनॉमीज ऑफ स्केल। कोई मुझे बताएगा व्हाट इज इकोनॉमीज ऑफ स्केल? This is the advantage. Let me tell you, this is the advantage of आपका प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब क्या होता है कि जब हमने, वही मैंने बताया कि ज्यादा से ज्यादा जब हम प्रोडक्शन करते हैं तो कोई भी प्रोडक्ट लो कॉस्ट में हम इजिली फॉर्म कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? लो कॉस्ट में हम प्रोडक्ट को फॉर्म कर सकते हैं, सही बात है।
और जितना ज्यादा प्रोडक्शन उतना ज्यादा लेस वेस्टेज ऑफ द रॉ मटेरियल, ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज एंड मैक्सिमम प्रोडक्शन ऑफ द प्रोडक्ट। ठीक है, तो ज्यादा जब प्रोडक्शन कीजिएगा तो आप इकोनॉमीज ऑफ स्केल रीच कर सकते हैं। इकोनॉमीज ऑफ स्केल का मतलब होता है मोर प्रोडक्शन एट लो कॉस्ट। ठीक है, तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट में ये जो कंपनीज थी वो उन्होंने इजीली इकोनॉमीज ऑफ स्केल को रीच कर लिया। तो ये सबसे पहला फायदा था कि कंपनी कभी लॉस में नहीं होती थी और सस्ते प्रोडक्ट को भी सस्ते रेट पर वो प्रोडक्ट को प्रोवाइड कर पाती थी। तो दिस इज द एडवांटेज ऑफ द प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट फर्स्ट। सेकेंड ये था कि आपके जो कस्टमर्स थे दे आर इजिली एबल टू परचेज द प्रोडक्ट बिकॉज इट इज इजिली अवेलेबल, क्योंकि वो इजिली अवेलेबल भी था, एक्सेसिबल भी था और अफोर्डेबल भी था। आई बात समझ में? तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का ये एडवांटेज था कंज्यूमर के लिए और कंपनी के लिए। कंपनी को लो कॉस्ट में वो ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहा था और कंज्यूमर को वो लो कॉस्ट में एक्सेस भी कर पा रहे थे, वो खरीद भी पा रहे थे, अवेलेबल भी था, एक्सेस भी था और अफोर्ड भी कर पा रहे थे। क्लियर? दिस पॉइंट इज क्लियर? Yes, ma'am. Okay. Next point is what is disadvantages? अब disadvantages मुझे बताओ कि इस कॉन्सेप्ट में disadvantages क्या है, बताओ। इसका सबसे पहला डिसएडवांटेज है कि डिसरिगार्ड द कस्टमर नीड, है ना? डिसरिगार्ड द कस्टमर नीड। कस्टमर की नीड के ऊपर कोई फोकस नहीं था। अब कस्टमर बेचारा क्या करेगा, जो मार्केट में मिलेगा वही ना खरीदेंगे, खरीदेंगे कि नहीं? Yes, ma'am. Yes, ma'am. और मैंने बताया आपको, कोलगेट वाला एग्जाम्पल में बता रही थी कि पहले कितनी कम वैरायटीज में आते थे, अभी तुम देखो कितनी वैरायटीज हैं। सिर्फ एक टूथपेस्ट का एग्जाम्पल लो, कितने सारे वैरायटीज आपको मिलेंगे, वेरियस कंपनीज के वैरायटीज है ना। इंटरनेशनल ब्रांड है, इंडियन ब्रांड है, हर ब्रांड का आप टूथपेस्ट खरीद सकते हो और हर दिन नए नए एंटरप्रेन्योर्स तो आ ही रहे हैं कुछ ना कुछ नया लेकर के। सही बात है? Yes, ma'am. क्लियर है? तो डिसएडवांटेज सबसे पहला है यहाँ पर कि आपका जो कस्टमर है उसके नीड को डिसरिगार्ड किया जा रहा है, उनके ऊपर बिल्कुल भी फोकस नहीं किया जा रहा है। और ये बस इसका एक डिसएडवांटेज है कि लैक ऑफ फोकस ऑफ द कंपनी ऑन द कस्टमर नीड। एडवांटेज क्या था? इकोनॉमीज ऑफ स्केल, आराम से कंपनी को लो कॉस्ट पे ज्यादा प्रोडक्शन कर पा रहा था और कंज्यूमर इजिली उसको परचेज कर पा रहा था। ठीक है, तो दिस इज द फर्स्ट प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट। प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट का मतलब सिर्फ यही हुआ कि ये एज्यूम करना कि कस्टमर जो है वो लो कॉस्ट का कोई भी प्रोडक्ट खरीद लेगा, बस कस्टमर तक उसको अवेलेबल कराना है मुझे, और यही सोच करके बहुत सारी कंपनी ने प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट पे काम किया। क्लियर हो गई बात? समझ में आया? मैम वेस्टेज भी तो कभी कभी हो जाता है स्टॉक ना होने के कारण। क्या बोल रहे हो? मैम ज्यादा प्रोडक्शन हो जाने के कारण ओवर स्टॉक। यस मैम, ओवर स्टॉक। देखो ये, हाँ बिल्कुल, ये वेस्टेज और ओवर स्टॉक का सिनारियो था, लेकिन चूंकि उस समय तुमने भी ये पॉइंट बोला था कि कॉम्पिटिटर्स नहीं है, तो ज्यादातर ओवर स्टॉक का सिचुएशन आएगा नहीं, क्योंकि आपके पास जब सब्स्टिट्यूशन नहीं है तो खरीदेगा तो वही प्रोडक्ट ना। यस मैम। और प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट जो था ना, वो बेसिकली हम कह भी सकते हैं वो इसीलिए भी ज्यादा था क्योंकि कन्वीनियंस प्रोडक्ट पे उस समय फोकस ज्यादा था। ठीक है, लग्जरियस आइटम से ज्यादा उस समय कन्वीनियंस प्रोडक्ट आपको अवेलेबल होता था। तो प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट वाज यूज्ड फॉर द कन्वीनियंस प्रोडक्ट अ लॉट। ठीक है, कन्वीनियंस प्रोडक्ट यानी जो डे टू डे यूज वाले प्रोडक्ट होते हैं, जैसे टूथपेस्ट, सोप, लॉन्ड्री के लिए वॉशिंग पाउडर, ये सब में प्रोडक्शन कॉन्सेप्ट को सबसे ज्यादा यूज किया जाता था। आ गई बात समझ में? आ गई बात समझ में सबको, एवरीवन? Yes, ma'am. ओके, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट इज प्रोडक्ट ओरिएंटेशन या प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट। अच्छा, जो प्रोडक्ट ओरिएंटेशन है और जो प्रोडक्ट कॉन्सेप्ट है, इसको हम लोग नेक्स्ट क्लास में कवर करेंगे। इससे पहले जो भी हम लोगों ने सारी चीजें पढ़ा उसको एक बार रिवीजन कर लेते हैं। चलिए बताइए, व्हाट इज मार्केट? व्हाट इज मार्केट? रेज योर हैंड। व्हाट इज मार्केट? What is market? Yes, Satyam. Market is a physical place and value exchange. Physical palace नहीं, physical place. Yes. Where a consumer or customer can buy a product. बिल्कुल. So it's basically a place. It can be the online and offline where there is interaction which is done between the buyer and seller. No, in offline, online में तो ये interaction नहीं हो पाता है,
लेकिन on offline we are able to chat with the seller, we can tell them about the need, we can purchase the product, and for that we are basically giving the money. ठीक है, so this is known as a market, इसको कहेंगे market. Clear है? It can be the place. Okay, what is marketing? What is marketing? Raise your hand. What is marketing? Raise your hand. Yes, Sonali. Ma'am, it is a transfer and exchange of goods and services. It's transfer and exchange of goods and services only. It is a process of selling, distributing, promoting, making, developing product according to the customer need and for satisfying the customer need. I mean, it is, in other words, it is a process by which we can satisfy the consumer wants. Very good. Yes, obviously to satisfy the consumer wants. Chaliye, next point is, who is going to tell me what is the difference between the service and goods? What is the difference between the service and goods? Anyone raise your hand? Anyone raise your hand? Yes, Shubham. Satyam, Shubham. Ma'am, goods have goods have physical existence, but services don't have a physical existence. We can only experience it, but we can touch the goods. Okay, good. Yes, Krishna, बताइए. Goods can store, ma'am, but service Krishna, cannot store. Abhishek, just wait for a second. Abhishek, just wait for a second. Yes, Krishna. So we can store, can charge और only experience कर सकते हैं मैम सर्विसेज को. ओके, कोई बच्चा था जो बोल रहा था, अभिषेक, आई थिंक एक बार में आपको बात समझ में आ गई होगी. हैंड रेज किए बिना आंसर नहीं देना बेटा. ओके मैम, समझ में आएगा बेटा. ठीक है. ओके, यस पूजा, रोल नंबर 14. मैम, गुड्स आर टेंजिबल और सर्विस आर intangible. Very good. Goods can be stored, service cannot be stored, है ना? Yes, ma'am. Okay. So what is basically what are the importance of the marketing? Just tell me the point. What is the importance of marketing? Anyone? Yes, Sonali. Ma'am, it creates employment. Marketing is a source of income and revenue. It acts as a basis for making decisions. Very good. Okay. Very good. Yes, Satyam. The marketing is a source of a new idea. And it is helpful for increasing the economy. Very good. To enhance the standard of living of community. Very good. Okay, very good. Okay, so I guess for today's doubt in any of the points, whatever we discussed, anyone have any doubt in any of the points? No, ma'am. कोई डाउट है? वैल्यू एक्सचेंज का मतलब होता है बेटा, जब हम कोई प्रोडक्ट को खरीदने के लिए जब हम कुछ वैल्यू दें. वैल्यू एक्सचेंज मतलब वैल्यू की अदला बदली. जैसे पैसा हमने क्या किया, पैसा हमने दिया और कुछ सामान को लिया. तो यहाँ पर क्या हो रहा है, प्रोडक्ट और आपका जो प्रोडक्ट मतलब जो आपका गुड्स है और पैसे की वजह से वो एक्सचेंज हो रहा है. तो यहाँ पर वैल्यू का क्या हो रहा है, अदला बदली हो रहा है. सही बात है ना? क्लियर हो गया? तो दैट इज अ वैल्यू एक्सचेंज ट्रांजैक्शन. ठीक है. ओके, सी यू ऑल इन द नेक्स्ट क्लास. आई जस्ट वांट टू नो फ्रॉम यू, समझ नहीं आया हो? क्लियर है? Yes, ma'am. Yes, ma'am. Class? Okay, ma'am. Okay.